बेटा, जरा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू मुझे डॉक्टर को दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते, शरीर में ढीलापन सा रहता है। बिमला जी ने अपने बेटे अंकित से कहा, लेकिन अंकित तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पे नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक बिमला जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रही, पर उसने कोई जवाब न नहीं दिया उसके बेटे ने। तभी अंदर से अंकित की पत्नी मेघा बाहर आती है। ओह, आप फिर से आ गए। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती क्या? बार बार आकर उन्हें परेशान करना जरूरी है क्या? मेघा अपने सास से कहती है। यूँ तो कहेगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूँ दिन भर घूमती घर में घूमती रहेगी। अब ये ऑफिस का काम करेंगे या फिर आपकी सेवा में बैठे रहेंगे। ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दो, मेघा अपनी सास से कहती है। मेघा को गुस्सा देखकर बिमला जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। जब बहू ने डांटा, अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द उस पे बुढ़ापा का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी उसकी। अंकित सुबह ही भी जल्दीबाजी में रहता है काम के चक्कर में, और आज शाम को आते ही लैपटॉप पे लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहे? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूं? बिमला जी की आंखों के कोर गीले हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं था उसके बेटे की। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। माँ से उसे कोई भी मतलब नहीं था। अगली सुबह यानी कि नेक्स्ट डे बिमला जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कहारती रही। सुबह के 10 बज गए पर किसी ने चाय पानी की नहीं पूछा। आज तो रविवार यानी कि संडे था। सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो वो उठ ही जाते हैं सब लोग। बिमला जी ने धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे से बाहर गई तो देखा अंकित अपने बच्चे और पत्नी के साथ समोसा जलेबी का नाश्ता कर रहा था सभी मिलकर, पर किसी ने उनसे खाने के लिए पूछा तक नहीं। बिमला जी रसोई में गई और पानी लेने लगी तो वो भी फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म ही आता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझाती नहीं है। कितनी बार कहा है कि गरे में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को तो घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए भी तरसा दिया है, वो मन ही मन सोच रही थी। एक बार उन्होंने टोक दिया तो मेघा बोली, मम्मी जी, हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, मेघा अपनी सास से कहती है। फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या फिर बोतल का, क्या फर्क पड़ता है? मेघा अपनी सास से बोली थी। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर अंकित से बोली, अंकित, मुझे डॉक्टर के दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही उनके बेटे अंकित भड़क गया और गुस्से में चिल्लाने लगा अपनी माँ पे। ये क्या एक ही रट लगा रखी हो? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाऊँ, जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है, देखने से तो पहले से 100 तरह के टेस्ट दिखा देगा, वो कराओ, फिर दुनिया भर की दवाइयाँ लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी तो सीखो, घर का खाना खा रही हो और क्या चाहिए? अंकित अपनी माँ से को डांटते हुए बोलता है। बिमला जी इतना गुस्सा देकर सहम गई और फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दो, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी, वो अपनी बहू मेघा से कहती है। तो फिर चल फिर लूंगी। मेघा ने अजीब सा मुंह बनाया। ये लो, हम भी कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते, और बादाम कितनी महंगी आती है, और अभी
इन महंगाई में बच्चों को पढ़ाई या फिर सारे पैसे आपके दूध और बादाम पे खर्च कर दे। आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है, मेघा अपनी सास को कहती है। और बच्चे का भी तो कैरियर बनाना है। ठीक है बहू, कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं, वो अपनी बहू से फिर कहती है। मेघा अंदर रसोई में गई और रात की बची हुई रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। बिमला जी चुपचाप कमरे में आ गई और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था अपनी जिंदगी में। उनके पति की ठीक ठीक कमाई थी, वो कपड़े और गहने से ज्यादा खाने पीने पे खर्च करती थी और उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा। गहने कपड़े तो रखे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना खाइए चाहिए, उन दोनों का मानना था। बिमला जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियां को चूर कर खाती थी, इससे उनका पेट अच्छे से भरा रहता था। वो अपने पति और 2 बच्चे के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी रीवा की शादी पास के ही शहर में हुई थी, पर उनके पति की नौकरी विदेश में लग गई, तो वहां से वो विदेश में अपने पति के साथ चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की मेघा यूं तो देखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। मेघा जब भी बोलती करवा ही बोलती थी अपने सास से। वो सबके सिर पे सवार रहती और अपने ससुर जी को तो जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक एक दिन लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चल गए, यानी कि वो मर गए। अपने पिता की मृत्यु पर रिया विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर बिमला जी ने मना कर दिया कि अब मेरे बेटे बहू है तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी। वो बोली, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी, बिमला जी अपनी बेटी से कही। बिमला जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद मेघा में कोई बदलाव आएगा, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई। बेटी ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पे भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन बिमला जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और वो बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर मेघा ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हो, तो और भी ना जाने क्या क्या खाती होगी। मेघा अपनी सास से कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। उसकी बहू बोली। इतना अपमानित होने के बाद आज बिमला जी फूट फूट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी, हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया, यानी जो चढ़ाई थी। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ ही था। इसीलिए वो अपने बेटे बहू से ज़्यादा बहस नहीं करती थी। मेघा उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में बिमला जी थक जाती थी और इतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। जब पूरा काम कर लेती तब तो भी मेघा उन्हें ताने देती रहती। ज़्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैर में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों बिमला जी की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते थे। बेटे बहू उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। अंकित और मेघा
दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। उसे माँ से कोई मतलब नहीं था। घर में बिमला जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बिमला जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर बिमला जी की जरूरत को भी वो अपेक्षा कर देते थे। बिमला जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर अंकित ने नया चश्मा बनवाकर वो अपनी माँ को नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, लेकिन चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चे के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पे निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच बिमला जी की छोटी बहन के घर में पूजा रखवाई गई थी और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पे जब वो किसी से बात करती तो मेघा यानी उसकी बहू सामने खड़ी रहती और वो ज़्यादा देर तक बातें नहीं कर पाती थी। रीवा के फोन आने पे भी वो कुछ नहीं बोलती थी अपनी बेटी से। रीवा से मिले हुए 3 साल हो गए थे। अब बहन के बुलाया तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। अब अंकित ट्रेन की टिकट बनवा रहा था, तभी मेघा आ गई। अरे एसी में टिकट बनवाओगे, क्या ज़रूरत है? वो बोली। स्लीपर में ही चली जाएगी, पूजा में ही तो जाना है। मेघा अपने पति से कहती है, बेकार की खर्चा क्यों करना। अंकित ने भी स्लीपर में टिकट बुक करवा दिया। बिमला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीने से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी ही थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गए। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहाँ जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुब्बार भी निकल जाना था। वो रो रही थी। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी और पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरों ऊपर उठी तो देखा सामने रीवा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर पकड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। मम्मी अब मत रो, मैं आ गई हूँ ना, और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। वो बोली, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, रिया बोली, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ विदेश से। रीवा की बात सुनकर बिमला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक? वो बोली, तो यहाँ आ गई है ना। अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा? वो अपनी बेटी से पूछती है। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रख आए ताकि मम्मी यहाँ आए सके। मैं आपको टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। वो उसकी बेटी रीवा अपनी माँ से बोलती है, क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई है और घर नहीं आई? अंकित और मेघा से मिल तो लेती। उसकी माँ बोली, नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं कभी चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती, रीवा अपनी माँ से कहती है। तभी बिमला जी ने पूछा, तुझे मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? वो बोली, मम्मी यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और उनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैं उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए, पर वो मकान तो छोड़कर गए हैं ना, जहाँ पर आप रह रहे हो। वो बोली, और ये घर तो आपके नाम पे ही है, आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है।
वो बोली उसकी बेटी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, बिमला जी बोली। बिमला जी अपनी बेटी रीवा से बोलती है, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती है, तभी दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। रीवा ने अपनी माँ से बोला। बिमला जी ने नोटिस पे साइन कर दिया और वो उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया अपने बेटे बहू के पास। नोटिस पाकर अंकित और मेघा के पैरों से जमीन सरक गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। ये देखो, तुम्हारी मम्मी ने पूजा अपना भला करने के लिए गई है, चाहे बेटे बहू सड़क पे ही क्यों ना आ जाए। अब हम सामान और बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। मेघा बरस पड़ी अपने पति पर। अपनी मम्मी का यह रूप देखकर अंकित को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी के कुछ गलत नहीं किया, हम भी उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमारे गलत कर्म किए हैं तो हमें अच्छी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें बुढ़ापे में उनका ध्यान रखना चाहिए था। अंकित अपनी पत्नी से बोला, मेघा, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर कोई भी हक नहीं बनता। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है। उन्होंने कभी ये कदम उठाया होगा जब हमको उसको दुख दिए हैं। क्या समय बाद में बिमला जी घर पे अपनी बेटी रीवा के साथ आ गई और रीवा तो दोनों भाई भाभी से बात भी नहीं की। अंकित और मेघा ने घर खाली कर रहे थे। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे क्योंकि उसने गलत तो किया था। बहू, बुढ़ापा सबको आता है, तुझे भी आएगा। तूने जो कर्म किए हैं वो एक दिन पलटकर वापस आएंगे, बिमला जी अपनी बहू से कही। ये सुनकर उसकी बहू मेघा और अंकित की आंखों में पछतावे से भर आई आंखें। बिमला जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। वो घर बेचकर पैसा अपने पास ही लेकर चली गई। पाठकों, माँ बच्चों को बड़े ही प्यार से पालती है, लेकिन बुढ़ापा आते ही बच्चे के लिए माँ बेकार हो जाती है और वो जाने अनजाने में उन्हें कष्ट देते रहते हैं। बच्चों को बुढ़ापा में माता पिता को खुश रखना चाहिए, ये उनका अधिकार है, क्योंकि माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, तो इतना अधिकार तो उनका बनता ही है। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और क्या बिमला जी ने सही किया या गलत, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।